फॉर्म। देखिए रेस्पिरेटरी क्वेश्चन फॉर्मूला तो हम लिख देते हैं, चलो वॉल्यूम ऑफ CO2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, CO2 अपॉन ये हम लिख देते हैं। पर मेन ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन किस तरह से बनता है। RQ डिपेंड्स ऑन, तो RQ किस पर डिपेंड करता है? फूड सबस्ट्रेट पर, ठीक है। फूड सबस्ट्रेट मींस रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। मैंने आपको बताया था जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। जैसे फर्स्ट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, देन फैट, उसके बाद में अगर दोनों अवेलेबल नहीं होंगे तो प्रोटीन। याद है आप लोगों को एनर्जी रेफरेंस ऑर्डर हमने देखा था, तो मैक्सिमम एनर्जी फैट, देन प्रोटीन एंड देन क्लियर है आपको ये चीजें, ठीक है। तो RQ की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है बेटा? ध्यान दीजिएगा, रेस्पिरेटरी सबस्टेंस। जैसे हम सिंपल फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। H2O तो अपन इधर करेंगे ना बेटा, ठीक है। क्या बनेगा बेटा? प्लस एनर्जी कितनी निकलेगी बेटा? एनर्जी 686 किलो कैलोरी। ध्यान में आपको अब ध्यान दीजिएगा, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या है बेटा? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज हो तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ RQ व्हेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है तो RQ की वैल्यू क्या होगी? ये लिखेगा वॉल्यूम ऑफ CO2, कितना CO2 जो है वो निकल रहा है CO2 अपॉन O2। CO2 कितना है बेटा? रिलीज कितना हो रहा है? कितना इवॉल्व हो रहा है? ये इवॉल्व है और ये यूज है। कितना निकला है? 6। और कितनी ऑक्सीजन यूज में आई है? 6, ठीक है। वैल्यू क्या आ गई? 1। तो RQ की वैल्यू क्या आ गई? अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज है तो RQ की वैल्यू क्या आ गई है? 1। अगर RQ की वैल्यू 1 है तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा, ग्लूकोज होगा, शुगर केन होगा, ठीक है बेटा। अगर शुगर केन है तो RQ की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1। क्लियर हो गया बेटा RQ की वैल्यू। इसके बाद में आ जाता है जितनी CO2 रिलीज हो रही है उतनी ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रही है। क्लियर हो गया। अब आ जाता है फैट एंड प्रोटीन। अगर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट में पल्सेस डालेंगे, दालों में क्या होता है बेटा? प्रोटीन। फैट है तो RQ की वैल्यू होती है लेस देन 1, ठीक है। RQ की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1। अगर फैट है तो 0.7 और प्रोटीन है तो क्या हो जाएगा? 0.9। अगर प्रोटीन है तो क्या हो जाएगा? 0.9 और फैट है तो 0.7। इसका मतलब क्या हो गया कि जब फैट का ऑक्सीडेशन होता है तो ज्यादा ऑक्सीजन यूज में आती है। अगर ऑक्सीजन ज्यादा यूज में आ रही है तो RQ की वैल्यू क्या होगी बेटा? लेस देन 1। क्लियर? अभी बात समझ में? कार्बोहाइड्रेट तो इजी हो जाता है। इंटरमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है बेटा? कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट एंड प्रोटीन हो गया है। अगर ऑर्गेनिक एसिड होता है, अच्छा ये ऑर्गेनिक एसिड अगर आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो तो फोटोसिंथेसिस आप पढ़ते हो फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ मैलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड ये जैसे ओपेशिया के अंदर बनता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड की वैल्यू होती है मोर देन 1, ठीक है। क्या होती है बेटा? मोर देन 1। जैसे मैलिक एसिड है, कितनी होती है मैलिक एसिड की? 1.3, ठीक है। तो RQ की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या होगा? ऑर्गेनिक एसिड। अब हम बात करते हैं केम प्लांट्स में। केम प्लांट्स भी आप किससे पढ़ोगे? फोटोसिंथेसिस में। केम प्लांट में
डे टाइम में जिन्होंने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है उन्हें मालूम है डे टाइम में मैलिक एसिड जो होता है वो वैक्यूम में सिंथेसाइज हो जाता है, सॉरी नाइट के अंदर। इनिशियल फिक्सेशन कहाँ पर होता है? नाइट के अंदर मैलिक एसिड सिंथेसाइज होता है। तो नाइट की अगर हम बात करेंगे तो नाइट में कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। तो नाइट में आरक्यू की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। जब हम एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? यहाँ पर जो रेस्पिरेशन विदाउट यूज ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं है और CO2 रिलीज हो रही है। तो वैल्यू क्या आ जाती है? ठीक है, इनफाइनाइट अभी वैल्यू इसकी एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ये तो मैंने जो हर स्टूडेंट इसको याद कर सकता है, छोटी सी चीजें बिल्कुल लास्ट में इसको याद करना चाहूंगी, थोड़ा सा डिटेल भी बताऊंगी, पर इतना तो सारे बच्चे याद कर लेंगे। ठीक है, इसको नोट करना है। जब तक मैं क्वेश्चन पूछ लेती हूँ आपको क्या क्या क्वेश्चंस जो है आरक्यू पर बने हुए हैं और किस तरह से क्वेश्चन। पार्मिटिक एसिड की कितनी वैल्यू होती है बेटा? 129। ग्लाइकोलिसिस में 182। ग्लाइकोलिसिस में टोटल एटीपी 8, लिंक रिएक्शन में 6, क्रेब्स साइकिल में 24। याद हो गया बेटा? और एक ग्लूकोज के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से 38। क्रेब्स साइकिल का सबस्ट्रेट क्या होता है? एसिटाइल। ऑयल का आरक्यू क्या होगा? फैट हो या ऑयल हो जो रूम टेम्परेचर क्या है बेटा? तो क्या होगा बेटा? लेस देन 1। और ऐसा नहीं कि इससे सिंपल लिखते हैं, ऐसा भी लिखा जा सकता है आरक्यू की वैल्यू क्या है? लेस देन 1। मैलिक एसिड का 1.33, ऑक्सैलिक एसिड का बुक में अंडरलाइन कर लेना। ऑक्सैलिक एसिड का आरक्यू क्या होता है? 4, सिट्रिक एसिड का 1.3। और देखिएगा फैटी सीड जर्मिनेशन के समय आरक्यू की वैल्यू क्या होती है? लेस देन 1। और एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फैटी एसिड मैच्योरिंग फैटी एसिड का क्या होगा? आरक्यू मोर देन 1 बिकॉज मोर CO2 इज रिलीज्ड देन ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। मैच्योरेशन के समय आरक्यू की वैल्यू क्या होगी बेटा? 1 से ज्यादा। और इस समय CO2 ज्यादा रिलीज हो रही है। ठीक है, मैच्योरेशन यहाँ पर लिखते हैं देखिए फैट के समय क्या हो रहा है? फैट के ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होगी। अगर ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होगी तो वैल्यू क्या आएगी बेटा? लेस देन 1। लेस देन 1। फिर ये ना सिंपल मैथ्स 0. अगर ये है तो क्या आएगी वैल्यू? लेस देन 1। ये इसमें क्या आएगी बेटा? 0.7। जब फैट का होता है जैसे मैंने बताया पार्मिटिक एसिड का, ये प्रोटीन की वैल्यू में क्या आ जाएगा? आरक्यू लेस देन 1। केम प्लांट्स बेटा पढ़ोगे ना ये फोटोसिंथेसिस में कैल्शिनेशन एसिड मेटाबॉलिज्म प्लांट, जीरोफिलिक एडेप्टेशन के प्लांट्स होते हैं, वाटर कंजर्वेशन वाले प्लांट होते हैं केम प्लांट, ओपेंशिया होता है इसके अंदर। ठीक है, जो वाटर कंजर्व करते हैं, कैक्टस वगैरह ये सारे प्लांट होते हैं केम प्लांट। ये फोटोसिंथेसिस में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तब अभी तो आपको सिर्फ याद रखना केम प्लांट में नाइट में आरक्यू की वैल्यू क्या होती है? 0। बाकी पढ़ेंगे केम प्लांट तो क्लियर हो जाएगा। और केम की फुल फॉर्म में चाहो तो कैल्शिनेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। इस प्लांट में बहुत सारे एडेप्टेशन होते हैं वाटर कंजर्वेशन के लिए ताकि ट्रांसलेशन कम हो। हाँ एलोवेरा एग्जांपल है, 10 11 इसके फोर्बिया स्पीशीज भी आ जाती है।
कंप्लीट हो गया है। अब लास्ट देख लीजिए नोट्स के अंदर, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेल रेस्पिरेशन। कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं रेस्पिरेशन को? सबसे पहला देखिएगा टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर को अंडरलाइन कीजिएगा 20 to 35 डिग्री सेल्सियस, और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना होता है 45 डिग्री सेल्सियस। लो टेम्परेचर पर एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, अंडरलाइन कीजिएगा। लो टेम्परेचर इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। इसीलिए जब हम फूड को फ्रीज में रख देते हैं तो कैसे रहते हैं, प्रिजर्व रहते हैं। ओके, इसके बाद में एंजाइम डीनेचर्ड जो होते हैं वो वैल्यू क्या होती है Q10। Q10 में टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू होती है 2 to 3 फॉर रेस्पिरेशन। अगर हिली एरिया पर देखोगे तो पोटैटो का प्रोडक्शन बढ़ जाता है क्योंकि वहां पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, लो टेम्परेचर हो जाता है। सीपीआरआई कहां पर है बेटा? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ऑक्सीजन का देखिएगा क्या इफेक्ट होता है ऑक्सीजन का। एरोबिक रेस्पिरेशन में तो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है, बट अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो रेस्पिरेशन कैसा हो जाएगा, एनारोबिक से चेंज हो जाएगा और किस में चेंज हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में चेंज हो जाएगा। एनारोबिक से कैसा रेस्पिरेशन हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? तो ये जो इफेक्ट होता है अंडरलाइन कीजिएगा, द इनहिबिशन ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन बाय ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पास्चर इफेक्ट। तो पास्चर इफेक्ट किससे रिलेटेड है, रेस्पिरेशन से। और कौन से रेस्पिरेशन से, एनारोबिक रेस्पिरेशन से। एनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। हां बेटा तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। वार्बर्ग इफेक्ट इज रिलेटेड विद, ठीक है बेटा, वार्बर्ग इफेक्ट इज रिलेटेड विद ए रेस्पिरेशन, बी फोटोसिंथेसिस, सी ट्रांसपिरेशन, डी ऑल ऑफ दिस। वार्बर्ग इफेक्ट सुना बेटा? वार्बर्ग इफेक्ट कहीं पर अभी नहीं सुना है? चलो फोटोसिंथेसिस रिलेटेड है, ठीक है, मैंने बता दिया, आगे पढ़ोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और सुनो बेटा। पार्शियल इफेक्ट इज रिलेटेड विद फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ऑल ऑफ दिस। सारा पढ़िए बेटा टॉपिक। किससे रिलेटेड, अच्छा बताओ कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग बेटा? तो रेस्पिरेशन में क्या कर रहा है, पार्शियल। ऑक्सीजन ज्यादा हो रही तो रेस्पिरेशन पे कुछ इफेक्ट हो रहा है क्या, हो रहा है, हो रहा है बेटा? कैसे हो रहा है बताओ? एरोबिक रेस्पिरेशन रुक जाएगा क्या? इधर देखो बेटा, नहीं रुकेगा। एनारोबिक रुकेगा? यही तो मैं बता रही थी जब आप बात कर रहे थे, मैं यही चीज समझा रही थी। मैं समझा रही थी कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो रेस्पिरेशन किसमें चेंज हो जाएगा, एरोबिक। और इसमें जिस साइंटिस्ट ने देखा था वो था पास्चर, और आप दोनों बातचीत में लगे थे। वो बातचीत करते तुमसे, पर मुड़े हुए तो तुम थे पीछे। हाँ पीछे तो तुम थे। क्या कुछ इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन था क्या बेटा? मतलब इम्पोर्टेंट था तो आप बात करा करके निकल जाते क्लास से। हाँ नहीं, अब तो नहीं होगी बात। एक भी स्टूडेंट बेटा बात करते हुए ना मिल जाए, ये तो बहुत कम घुमाया है बेटा, बहुत ज्यादा। चलिए बात करते हैं ऑक्सीजन की वापस अगेन। इनहिबिशन हो रहा है एनारोबिक रेस्पिरेशन पर ऑक्सीजन से, उसको हम कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, पार्शियल इफेक्ट, ठीक है। ट्रांजिशन पॉइंट लिखा है मेरे नोट्स में, ट्रांजिशन पॉइंट क्या है, मैंने नोट करवा दूंगी मैं, ठीक है। थोड़ा सा बेटा 2 पॉइंट नोट भी कर लीजिएगा, एडवांस करके लिखिएगा चाहे। द मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इसी के अंदर लिखिएगा मेरा पॉइंट, ऑक्सीजन के ऊपर ही। द मिनिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन at which
called जहां पर एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, गायब, और कौन सा रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन। इसे क्या कहा जाता है, एक्सटिंक्शन पॉइंट। इसे क्या कहा जाता है बेटा, ओके। तो मैंने आपको लिखवाया था एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन बिकम एक्सटिंक्ट इज कॉल्ड एन एक्सटिंक्शन पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा बेटा पॉइंट, oxygen concentration at which both aerobic and anaerobic respiration, both aerobic and anaerobic respiration take place is called as transition point, is called as transition point। ठीक है, तो ये और बोल दिया हमने, ट्रांजिशन पॉइंट इज द पॉइंट, क्या होगा बेटा ट्रांजिशन पॉइंट पर दोनों चलेंगे साइमल्टेनियसली, एरोबिक भी और एक्सटिंक्शन पॉइंट का मतलब एनारोबिक, कौन एक्सटिंक्ट हुआ है, एनारोबिक, क्या स्टार्ट हो गया, एरोबिक, और एनारोबिक पर ऑक्सीजन का जो इनहिबिटरी इफेक्ट है उसको क्या कह रहे हैं, पार्शियल। क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा CO2। देखिए CO2 की अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है, हम फोटोसिंथेसिस में बात करते हैं, अगर 1% से ज्यादा कंसंट्रेशन, कितनी कंसंट्रेशन होती है एटमॉस्फेयर में CO2 की, 0.03%। 1% इंक्रीज हुई तो ठीक है, पर अगर ज्यादा इंक्रीज हो जाती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाता है। प्लांट्स में गैसेस के एक्सचेंज के लिए क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, लेंटिकल्स होते हैं, जिसके बारे में आप पढ़ोगे। तो स्टोमेटा कहाँ पर होते हैं, लीफ की सरफेस पर। ठीक है, पोर होते हैं स्टोमेटा, जिसके बाहर गार्ड सेल होती है, गार्ड सेल के बाहर सब्सिडियरी सेल होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में, अभी पढ़ा है आपने स्टोमेटा। ठीक है, तो ये स्टोमेटा से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। अगर स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं होता, तो रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। इफ CO2 concentration increases, the rate of respiration is decrease। तो अंडरलाइन कर लो, CO2 concentration increase, respiration decrease। और क्यों हो रहा है वो भी अंडरलाइन कर लेना, बिकॉज स्टोमेटा गेट क्लोज। ओके, देन देखिएगा साल्ट। अगर हम किसी प्लांट को प्योर वाटर से निकाल कर कैसे वाटर में डाल देते हैं, साल्ट वाटर में, क्या हो जाता है, साल्ट के एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो हमारा रेस्पिरेशन का एम ही क्या चल रहा है बेटा, एनर्जी लिबरेट करना। मतलब हम ये सब जो ऑक्सीडेशन कर रहे हैं किसके लिए कर रहे हैं, एनर्जी के लिए, एनर्जी लिबरेट हो सके। इसलिए जब प्लांट को प्योर वाटर से साल्ट वाटर में डाल दिया जाता है तो रेस्पिरेशन क्या हो जाता है, इंक्रीज। क्लियर हो गया बेटा। साल्ट वाटर में बेटा पर्दे लगवा दें क्या, कर्टेन्स, ध्यान बाहर नहीं जाए। हाँ तो बताओ बेटा। अच्छा, प्लांट में रेस्पिरेशन रेट किस समय ज्यादा होगी बेटा, प्योर वाटर में, साल्टी वाटर में। रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज व्हेन प्योर वाटर बेटा कंडीशन, अभी साल्टी वाटर, दो में से बता दो बेटा। साल्ट वाटर, क्यों बेटा, कि साल्ट में से क्या हो गया बेटा, आयन। क्या होता है साल्ट का फॉर्मूला, क्या होता है बेटा, आयंस होते हैं ना बेटा, सोडियम होता है, क्लोराइड होता है, NaCl होता है। तो इन आयन का एब्जॉर्प्शन के लिए क्या होती है, ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके बेटा, बैठो। नेक्स्ट देखिएगा हार्मोन्स। ये चैप्टर आगे आप पढ़ोगे हार्मोन्स का। इंडोर एसिटिक एसिड, ऑक्सीन, GA जिबरेलिक एसिड और साइटोकाइनिन, ये सब स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए होती है। और मेन हार्मोन होता है स्टोमेटा की ओपनिंग के लिए साइटोकाइनिन। कौन सा हार्मोन स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, एब्सिसिक एसिड, ADA। किसने बताया, पढ़ा था? अच्छा, अभी पढ़ा होगा एग्रीकल्चर में,
है ना। ड्राई फार्मिंग में यूज किया था ADA को, एंटी ट्रांसपिरेटिंग हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड। बाकी ये सारे जो ग्रोथ हार्मोन है, जो ग्रोथ हार्मोन तो दोनों तरह के होते हैं, प्रमोटर भी होते हैं, इनहिबिटर भी होते हैं। पर इंडोल एसिटिक एसिड, जिब्रेलिक एसिड और साइटोकाइनिन ये ग्रोथ प्रमोटर होते हैं और ये रेस्पिरेशन की रेट को भी इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो अंडरलाइन कर देना बेटा, इंक्रीज IAGA साइटोकाइनिन इंक्रीज। अब आ जाता है क्लाइमैक्टिक रेस्पिरेशन, इंपॉर्टेंट है। जब फ्रूट्स पकते हैं, राइपनिंग होती है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल जब पकड़ा है तो फलों के पकने के समय रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह के रेस्पिरेशन को हम कहते हैं क्लाइमैक्टिक रेस्पिरेशन। क्या कहा जाता है? क्लाइमैक्टिक रेस्पिरेशन। केला है, ऐसा क्वेश्चन आया था PAT के अंदर, केला जब राइपनिंग होती है, केला जब पकता है तो रेस्पिरेशन की रेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? क्या हो जाता है? नहीं, रेस्पिरेशन की रेट बढ़ जाती है, इस टाइप के रेस्पिरेशन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? क्लाइमैक्टिक। और इसके अलावा सेलिसेंस का मतलब होता है एजिंग ऑफ प्लांट। जैसे पत्ती गिरती है ना, एज बढ़ती है पत्ती की, तो ये जो एजिंग है इसके लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? सेलिसेंस। तो इसके समय में क्या होता है? रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होता है, क्योंकि क्या होगा वहां पर सेल जो है जैसे एंजाइम वर्क करेंगे, लीफ गिरेगी। नेक्स्ट है लाइट। अगर लाइट जो होती है किसको कंट्रोल करती है बेटा? ज्यादा स्टोमेटा जो होते हैं 3 टाइप्स होते हैं, मेनली कैसे होते हैं? फोटो एक्टिव। लाइट की प्रेजेंस में खुल जाएंगे, लाइट नहीं होते स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तो अगर लाइट है मतलब स्टोमेटा ओपन है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होगी। अगर लाइट इंटेंसिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज होगी। ये हो गया बेटा ये चीज आपको। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट 5 फैक्टर अफेक्ट रेस्पिरेशन 12th के अंदर आपको। ठीक है, स्टोमेटिक कॉम। अब आ जाता है इंजरी हो गई, डिजीज हो गई या वाउंड हो गया। जब चोट लग जाती है प्लांट को, कोई डिजीज हो जाती है, तब क्या होता है? मेरा चोट लगी है, वापस न्यू टिश्यू बने, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होगा, तो सेल डिवीजन होगा। अगर सेल डिवीजन होगा तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर हो गया बेटा? तो इंजरी के समय भी प्लांट की रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाती है। इनहिबिटर्स मतलब जो रेस्पिरेशन को रोक रहे हैं, रेस्पिरेशन को कम कर रहे हैं। साइनाइड ये रोक देता है बेटा। ठीक है, साइनाइड 2 प्लांट्स ऐसे होते हैं पालक के अंदर, और मतलब ये ETS जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को रोक देता है साइनाइड। तब वो प्लांट के अंदर ये वर्क करता है। साइनाइड जो होते हैं उसके प्रति रेजिस्टेंट होता है, तो पालक होता है और एक आई थिंक मटर होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके लेवल की। साइनाइड, एजाइड, DNP डाइनाइट्रोफिनॉल, कार्बन मोनोऑक्साइड, रोटिनॉन, एंटीमाइसिन, ये सारे इनहिबिटर है रेस्पिरेशन के। और फिर फैक्टर आ जाता है एज। ठीक है, एज बढ़ने के साथ साथ क्या होता है बेटा? ज्यादा रेस्पिरेशन किसमें होगा? यंग सेल में। और मैक्सिमम की अगर हम बात करते हैं तो मैक्सिमम रेस्पिरेशन होता है मेरिस्टेमेटिक सेल में। कौन सी सेल्स में होता है? ये मेरिस्टेमेटिक सेल आप पढ़ोगे प्लांट एनाटॉमी में, टिश्यू में जो डिवीजन करने वाली सेल होती है, इन सेल को कहा जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल। तो मैक्सिमम जो है रेट ऑफ रेस्पिरेशन कौन सी सेल में होती है? मेरिस्टेमेटिक, क्योंकि कंटिन्यू क्या होती रहती है? डिवाइड होती रहती है, न्यू टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। तो मेरिस्टेमेटिक सेल जो है मैक्सिमम डिवीजन इसी के अंदर, मतलब मैक्सिमम रेस्पिरेशन। वाटर, अगर वाटर डेफिशिएंसी है तो रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होती है बेटा? डिक्रीज। सीड जो होते हैं, बीज जिसको आप धूप में देते हैं तो उसमें कितना परसेंट वाटर बचता है? 10%, तो उसमें रेट ऑफ रेस्पिरेशन कम होता है। ये हो गया टॉपिक आपका कंप्लीट। रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको थोड़ा बहुत एंजाइम के बारे में बता देती हूँ। और एंजाइम से पहले कुछ फुल फॉर्म लिख लीजिए रेस्पिरेशन के। ठीक है, लास्ट में रेस्पिरेशन कंप्लीट करते हैं, फिर थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे 5-10 मिनट PAT के रिलेटेड। एग्जाम के भी बिल्कुल पास में आ गया है। ठीक है, कुछ पॉइंट लिखवा दें जो आप लोगों को बाकी रह गए हो। हाँ, फुल फॉर्म मतलब लिखवा भी सबके बेटा हेडिंग। ठीक है, लिखिएगा हेडिंग मेरा स्पेशल पॉइंट ऑफ रेस्पिरेशन। स्पेशल पॉइंट ऑफ रेस्पिरेशन कल और मैं 10 पॉइंट्स निकाल के लाऊंगी, जिसमें मतलब लगभग
बनना चाहिए, ठीक है। ऐसे भी पॉइंट्स निकाल दूंगी कल। NAD की लिखवा दी थी बेटा, निकोटिनामाइड, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड। आगे आपका NADP और यूज होगा, उसमें फास्फेट जुड़ जाएगा। FAD ये नहीं लिख पाइए, लिखेगा FAD, FAD, फ्लेविन, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लेविन, एडेनिन, डाइन्यूक्लियोटाइड। नेक्स्ट लिखना ATP डिस्कवर्ड बाय, स्पेशल है और साइंटिस्ट कभी बाय चांस पूछे जाए। ATP डिस्कवर्ड बाय नॉर्मन। और ATP की इंपॉर्टेंस किसने बताई थी? मैंने आपको बताई थी जब इस साइकिल के बारे में, तो ये किसने बताई थी? लिपमैन ने, ठीक है। ये किसने बताई थी? लिपमैन ने। अब बताइए 1 ग्राम ऑफ फैट इक्वल टू कितनी एनर्जी होती है 1 ग्राम फैट में? 9.8 किलो कैलोरी। और एचएससी में आप पढ़ते हैं 9.2 है ना बेटा, ठीक है। 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू 4.8 किलो कैलोरी एंड कार्बोहाइड्रेट इज 4.4, ठीक है। एनर्जी रिच रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट इज फैट। सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें होगी? फैट में, ठीक है। उसके बाद में लिखिएगा साइटोक्रोम। याद रखिए साइटोक्रोम वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी हमने कल इलेक्ट्रॉन कैरियर पढ़े थे, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा था? साइटोक्रोम। लिखिएगा साइटोक्रोम आर आयरन 4 फाइलिंग, साइटोक्रोम आर आयरन 4 फाइलिंग प्रोटीन। और इसको साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था मैकमन ने। फिर एक पाथवे आता है एंटनर यूडोरॉफ पाथवे। इस पॉइंट को एडवांस करके लिखिएगा। एंटनर यूडोरॉफ पाथवे occurs only in bacteria. Occurs only in bacteria. बैक्टीरिया होते हैं स्यूडोमोनास और एजोटोबैक्टर। उसमें कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा पाथवे होता है? एंटनर ड्यूडोरॉफ पाथवे, बैक्टीरियल रेस्पिरेशन के लिए। 1 ATP is equal to 1 ATP में कितनी एनर्जी होती है? 8.9। पहले क्या मानते थे? पहले 7.6 मानते थे। ओल्ड जो था वो 7.6 किलो कैलोरी था और आजकल 8.9। किलो कैलोरी को कैलोरी के अंदर तो चेंज कर दोगे, कभी क्वेश्चन है तो 3g और ऐड कर देना बेटा ना। उसके बाद में लिखिएगा इंपॉर्टेंट कोएंजाइम। नेक्स्ट सेक्शन क्या देखिए बेटा? इंपॉर्टेंट कोएंजाइम। कोएंजाइम फर्स्ट NAD। नियासिन, इसका एक और नाम होता है DPN भी कहा जाता है इसको, पर ज्यादा हो जाएगा आपके लिए DPN कहूंगी। फिर आप कहोगे DPN की फिर मैं कहूंगी डाई फास्फो डाइडिलीन न्यूक्लियोटाइड, चलिए इसलिए एक नाम काफी है। फिर लिखो कोएंजाइम 2 NADP। ये सेकंड लिखा है इसमें NADP। ये भी क्या है? नियासिन। ये भी क्या है बेटा? नियासिन। इसको बोलते हैं TPN, ट्राइफास्फो पाइरिडीन न्यूक्लियोटाइड। फिर लिखो FAD।
FAB राइबोफ्लेविन। FAD कौन सा होता है बेटा? विटामिन राइबोफ्लेविन। कौन सा विटामिन है राइबोफ्लेविन? विटामिन B2 थायोडोपा, है ना? ठीक है, FAD यूज आया था। FMN भी आया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। FMN लिखो, फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। हाँ, ये जो है ये भी क्या होता है बेटा? राइबोफ्लेविन। FMN भी क्या होगा? राइबोफ्लेविन। TPP T क्या है बेटा? थायमीन। कौन सा विटामिन है? B1, जिसकी डेफिशिएंसी से बेरी होता है। ओके, फिर लिखो कोएंजाइम Q। क्या नाम है कोएंजाइम Q का? यूबीक्विनोन। कोएंजाइम Q क्या होता है? यूबीक्विनोन। कोएंजाइम R आपने पढ़ा नहीं है बायोटीन। और कोएंजाइम A ये आपने पढ़ा है। कोएंजाइम A पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B3। ठीक है, थायोडोपा पेंट मींस पेंटोथेनिक। ओके, ये सारी हो गई। अब लिखिएगा इंपॉर्टेंट कोफैक्टर। कौन कौन से कोफैक्टर यूज हुए? इंपॉर्टेंट कोफैक्टर, एक तो आयरन किस किस के साथ में काम है? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। आयरन कहां पर? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। एंजाइम पढ़ा था आपने साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। क्या क्या होते हैं इसमें? कौन से कंपोनेंट होते हैं इसके? साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3 कॉपर कंटेनिंग। और A3 लास्ट में इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो साइटोक्रोम A3 का हो जाता है ऑक्सीडेशन और ऑक्सीजन का हो जाता है रिडक्शन। फॉर्मेशन होता है मेटाबॉलिक वाटर। ठीक है, आयरन का साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। एकोनिटेज एंजाइम पढ़ा था आपने क्रेब्स साइकिल में। एकोनिटेज एंजाइम सिस एकोनिटिक एसिड जब पढ़ा था क्रेब्स साइकिल में। एकोनिटेज एंजाइम का नाम। इनका कोफैक्टर कौन सा होता है? आयरन। ठीक है, नेक्स्ट कॉपर। कॉपर कहां पर पढ़ा था कॉपर आपने? इतिहास में बताइए। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। लिखिए बेटा साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। जिंक पढ़ा था कहीं पर अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेशन में? जिंक। देखो मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हेक्सोकाइनेज। कहां पर पढ़ा था हेक्सोकाइनेज? ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रॉम ग्लूकोज। ठीक है, हेक्सोकाइनेज क्या लिखिएगा? पाइरुवेट काइनेज। पाइरुवेट काइनेज। और जब आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो इसको पैक कार्बोक्सिलेज और रुबिस्कोन दोनों एंजाइम जो आप पढ़ते हो फोटोसिंथेसिस में, पैक कार्बोक्सिलेज C4 साइकिल में पढ़ते हो फर्स्ट एंजाइम जो CO2 को फिक्स करता है, रुबिस्कोन C3 साइकिल में। इनका भी कोफैक्टर कौन होता है? मैग्नीशियम। अभी मैं यहाँ पर लिखूंगी पैक कार्बोक्सिलेज और रुबिस्कोन, तो आपको समझ में नहीं आएगा, पर जब फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अगर आप चाहो तो मैग्नीशियम के साथ में पैक कार्बोक्सिलेज और रुबिस्को भी लिख सकते हो। बाद में इसको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस में। मैग्नीशियम के बाद में लिखिएगा पोटेशियम। पोटेशियम पाइरुवेट काइनेज। पोटेशियम पाइरुवेट काइनेज मतलब किसका फैक्टर है? कोफैक्टर। कौन सा एंजाइम का है? पाइरुवेट काइनेज का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कोफैक्टर होता है, हमने नहीं पढ़ा है पर आप AG2 में भी पढ़ते हो, बायो में भी आता है। मॉलिब्डेनम सुना है बेटा? इसमें
नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, ठीक है, नाइट्रोजनेज एंजाइम इसको पढ़ा होगा नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। फिर एडवांस लिखिएगा, ये जो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी थी या कीमी ऑस्मोटिक थ्योरी, इसकी लाइन लिखा बेटा मैं ना, जो एटीपी सिंथेसिस से रिलेटेड थी एडवांस करके, जो बच्चे नोट नहीं करे कुछ याद कर सकते हो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, according to this theory, energy liberated during ETS is used in creation of proton gradient and membrane potential which constitute proton motive force due to this formation of ATP takes place in F1 particle of oxysome. ATP takes place in F1 particle of oxysome. कहाँ पर होता है बेटा ऑक्सीसोम, F1 पार्टिकल। तो पूरा मैकेनिज्म होता है, पूरा मैकेनिज्म नहीं भी याद रखो तो ये थ्योरी किससे रिलेटेड है, एटीपी फॉर्मेशन से। एटीपी फॉर्मेशन के लिए क्या बनता है, एक प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। क्या रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांस मेम्ब्रेन रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसलिए एडवांस में लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा बेटा, इन बैक्टीरिया site of Krebs cycle, in bacteria site of Krebs cycle and ETS is mesosome। देखिए आप लोगों को ये अच्छी तरह से मालूम है जिन्होंने सेल पढ़ी है, प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली नहीं होती है, ठीक है। ये सेल वॉल है उसके अंदर जो पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। अंदर की तरफ जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इस सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को क्या कहा जाता है, मेसोसोम। बैक्टीरियल सेल अगर आपको याद आ रही हो तो सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को क्या कहते हैं, मेसोसोम। यहीं पर ऑपरेट होता है क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। किसी को याद आ रहा हो तो प्रोकैरियोटिक सेल के डीएनए को क्या कहा जाता है बेटा, न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड। क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम किस टाइप के होते हैं, 70S राइबोसोम। और डीएनए होता है विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। याद आ रहा है ना प्रोकैरियोटिक सेल, एग्जाम दोगे ना इधर वाले बच्चे भी। नेक्स्ट कितना, रेस्पिरेशन एफिशिएंसी।
को एडवांस करके लिखवाया हम। एरोबिक ऑक्सीडेशन ऑफ one glucose gives about 686 kilocalorie energy, but only its 40% energy is used for the formation of ATP. Thus, efficiency of aerobic respiration is 42%. पहले साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया था टोटल कितने बेटा 38, एक एटीपी ओल्ड कितना मानते थे 7.6 किलो कैलोरी, ठीक है, तो ये क्या गया बेटा 288 और कितनी एनर्जी यूज हो रही है बेटा मतलब कितनी मानते हैं 686, कैलकुलेट कीजिए कितना परसेंट आ जाएगा 42%। ये थर्ड पॉइंट लिखा दिया आपको। फिर लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट for the complete oxidation of one glucose if in option 38 or 36 ATP 38 or 36 ATP is not given, then the answer goes to 30 or 32 ATP. सिग्निफिकेंस तो पता ही होगा रेस्पिरेशन की, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, एनर्जी लिबरेट होती है, CO2 रिलीज होती है, तो एटमॉस्फेयर में बैलेंस बना रहता है। फिर लिखिएगा सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन, जो पॉइंट आपको नहीं आ पाएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन और जो एनर्जी मतलब मेन पर्पस ही क्या बेटा, जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस में काम में आती है। सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन, it convert the stored एनर्जी कौन सी होती है फिजिक्स में, स्टैटिक एनर्जी, stored energy into more useful form मतलब कौन सी एनर्जी में चेंज कर देगी, काइनेटिक एनर्जी में।